मेरे साथ बैठे हैं ये असम के जो एनआरसी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले एक सहायक के रूप में काम किया उन्होंने, जो प्रमुख थे एनआरसी के। बाद में कुछ समय ये और प्रमुख भी रहे एनआरसी के, श्री हितेश देवजी शर्मा, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं यहाँ असम के। और ये लंबे समय से और एनआरसी को लेकर के बहुत भागदौड़ कर रहे हैं कि उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं वो कैसे कोर्ट के और सरकार के ध्यान में आए और वो ठीक हों, जिससे कि असम का जो घुसपैठिए हैं उनको ठीक से हम चिन्हित करके बाहर निकाले जा सकें। आइए हम इस घुसपैठ की समस्या के बारे में इनसे बात करेंगे, चूंकि यहाँ के हैं तो बेहतर तरीके से हम इनसे समझ पाएंगे। हाँ, तो शर्मा जी, ये जो यहाँ पर असम में जो घुसपैठिए हैं, बेसिकली इसका क्या है, इसका इतिहास क्या है, कैसे आए, कब आए ये इतने सारे लोग? देखिए, ये जो घुसपैठियों का जो मामला है, ये एक्चुअली एक बड़ा प्लानिंग का ये विषय है। आसाम को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाने का एक प्लान बहुत सालों से थे। 1940s में जब यहाँ सार सादुल्ला बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उन्होंने, वो मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान के मीन्स पूर्व बंगाल, तब का पूर्व बंगाल, वहां से मुस्लिम लोगों को लेकर आसाम में संस्थापित किया था। उसका एक स्कीम था, ग्रो मोर फूड। तो ये स्कीम के सहारे, टू ग्रो मोर फूड इन आसाम, उन्होंने मुस्लिमों को आसाम में ले आया और उसको सेटलमेंट भी दे दिया। जमीन का सेटलमेंट भी उसको बराबर दे दिया है। उसके बाद वो कांग्रेस में आ गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब असम का चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बॉरदले था और उसके बाद विश्वराम मेधी, ये दोनों ने ये इसका अपोज किया था। उन्होंने बहुत सारे मुस्लिमों का एविक्शन भी किया था। लेकिन जो गणतंत्र में होता है, जो पॉलिटिकल पावर मुस्लिम का हाथ में कुछ कुछ तो आ गया था, तो ये प्लानिंग, जो एविक्शन का प्लानिंग भी छोड़ना पड़ा। शाह सादुल्ला का एक प्लान था, जो जब ग्रुपिंग में, इंडिपेंडेंस के टाइम में ग्रुपिंग जब हुआ था, ग्रुपिंग में आसाम को मुस्लिम मेजॉरिटी बोल के वो पाकिस्तान में ले जाना था, चाहता था। लेकिन गोपीनाथ बॉरदले, तब का सीएम, उन्होंने अपोज किया था, इसलिए बच गया आसाम पाकिस्तान से, वहाँ पाकिस्तान के अंदर जाने से बच गया। तो उसके बाद 1960s में तब का चीफ मिनिस्टर बिमला प्रसाद सरिया, उसने भी कुछ कार्रवाई किया था घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए। कुछ एविक्शन भी हुआ था। कुल मिलाकर 2,80,000 लोगों को उन्होंने वापस पाकिस्तान में भेज दिया था। लेकिन सेम थिंग, जो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया उसके ऊपर, जो मुस्लिम एमएलएस का, मुस्लिम विधायकों का जो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, तो वो भी उसको छोड़ना पड़ा। 1979 में ये बात सामने आया कि तब मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूंसी एक था, वहाँ का एमपी हीरालाल पटवारी का डेथ हो गया था। तो तब इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हुआ था। तब ये बात सामने आ के लाखों का लोग, घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में घुस गया। तो ये जब पब्लिक हो गया ये इंफॉर्मेशन, उसके बाद असम में एक आंदोलन शुरू हो गया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद बोल के दो ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया, जो 6 साल चला था, 1985 तक।
1985 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये आंदोलनकारी के साथ एक समझौता हो गया, असम एकॉर्ड। दुख का बात यह है कि तब का जो नेतृत्व में था आंदोलन का नेता लोग, उन्होंने 1971 तक पूर्व पाकिस्तान से जितने सारे घुसपैठी आए थे उसको सिटीजनशिप देने में हाँ कर दी दिया। तो ये हो गया तब का बात, ये असम एकॉर्ड तक। तो अब तक इसके बाद ये कुछ 1-2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो असम एकॉर्ड है उसमें पूरा मोहर लगा दिया कि यही फाइनल है, इससे कोई चेंज नहीं होगा। 71 तक पूर्व पाकिस्तानी जो लोग है उसका दायित्व हमें ही लेना पड़ेगा, असम को ही लेना पड़ेगा, ऐसा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया 2013 में कि असम में एनआरसी होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया उसके बाद गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर दिया, शुरू कर दिया कि असम में एनआरसी होगा। तो तब ये प्रतीक हजेला, एनआरसी का जो क्वेश्चन है वो ले लीजिए, एनआरसी कैसे ये नहीं, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही अभी तक कि जो 71 के पहले के लोग थे, अभी मान लीजिए अनुमान से कितने होंगे घुसपैठिए? 1 करोड़ होंगे। देखिए 71 का पहले शायद 30-40 लाख आए थे पाकिस्तान से, लेकिन 71 के बाद भी ये चला, कंटिन्यू हो रहा है। मतलब 50-50 होगा दोनों, उसके पहले और उसके बाद आधा। शायद ज्यादा होगा, 71 के बाद शायद ज्यादा होगा, 50 लाख तो होगा ही 71 के बाद, 50 लाख से ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ही होगा क्योंकि 2004 में जो भारत का जो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि 2000 तक असम में 50 लाख घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया थे। तो अगर 2000 में 50 लाख थे, अब तो ज्यादा होगा 2020 में या 24 में, तो इट विल बी अराउंड 70-80 लाख। 80 लाख। ठीक है। अब ये एनआरसी जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया करने का, तो एनआरसी तो ये शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिमांड था, शायद बीजेपी का ही डिमांड था ना एनआरसी किया जाए, अडवाणी जी बोले थे पहले। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये किसी पॉलिटिकल के पार्टी का डिमांड के ऊपर नहीं है। एक आसाम पब्लिक वर्क्स बल्कि एक एनजीओ था, एनजीओ है, उन्होंने ये केस शुरू किया था। उन्होंने एक पीएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके ऊपर जांच करके ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि असम में एनआरसी होना चाहिए। उससे पहले भी एनआरसी के लिए कुछ एफर्ट था, 2010 में था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि तब ये जो मुस्लिमों ने उसका अपोज किया था। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट और सोयगांव डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में हुआ था एज पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन मुस्लिम जो है उन्होंने इसका अपोज किया, कुछ वायलेंस भी हुआ था, इसलिए वो बंद हो गया था, लेकिन फिर से शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद में। ठीक है। पर मेरे को याद है कि अडवाणी जी ने, भाजपा ने मतलब 2 डिमांड रखी थी उस समय कि एक तो जो सीमा है बांग्लादेश और भारत की, उसमें कटीले तार लगा दिए जाए, और दूसरा एक जो ये इन राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाया जाए कि जिसमें छानबीन करके और नागरिकों की पहचान हो। तो उन्होंने अपने, जब सरकार आई थी अटल जी की, तब दोनों ने इस पर काम शुरू किया था, पर वो शायद जमीन पे आया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ठीक है। अब ऑर्डर के बाद फिर जो अपॉइंटमेंट है इसके ऑफिसर प्रतीक हजेला का, हाँ, तो
ये उसके इंचार्ज के रूप में हुआ गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ असम तब गवर्नमेंट था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था असम में। तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर था। उन्होंने प्रतीक हजेला को स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनआरसी उसको पोस्टिंग कर दिया था। तब अभी के सीएम तो कांग्रेस में रहे होंगे, हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, तब हेमंत आपका जो सीएम है भाजपा का, तब हेमंत बिस्वा शर्मा तब हेल्थ मिनिस्टर था। तरुण गोगोई का जो गवर्नमेंट था उसमें, तो काफी क्लोज भी था प्रतीक हजेला के साथ। हेमंत बिस्वा शर्मा का क्लोजनेस था कुछ, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर था और प्रतीक हजेला जो हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसका डायरेक्टर था। अच्छा। तो इसलिए उसका कुछ क्लोजनेस था तब भी। जो भी हो, ये 2014 से एक्चुअली शुरू हुआ एनआरसी के काम। और फर्स्ट पार्ट में मैं भी वहाँ पे था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मुझे भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपॉइंट किया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जितने सारे निरीक्षण होना था, परीक्षण होना था ये डॉक्यूमेंट्स का, वो सारे प्लानिंग मैं ही बनाया था उसको तब, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस था पहले का। मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट में 6-7 साल काम किया था उससे पहले। तो कैसे घुसपैठियों ये सब उसका नाम भरता है इलेक्टरल रोल में, ये मुझे मालूम था। तो काफी फुल प्रूफ एक सिस्टम किया था एनआरसी में। मैं 2014 से 2017 फरवरी तक था एनआरसी में। उसके बाद मैं निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि 2016 से मुझे लगा कि एनआरसी के काम ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। विदेशियों का नाम एनआरसी के अंदर आ रहा है। मैंने खुद फील्ड में गया था, उसका प्रूफ भी मिला था मुझे कि कैसे। देखिए, ये जो इमिग्रेंट एरिया है, जो मुस्लिम प्रधान एरियाज है, जहाँ मुस्लिम का मेजॉरिटी है, वहाँ का जो एनआरसी का कार्यकर्ता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो सारे मुस्लिम है। ऑफिसर्स वो सारे मुस्लिम है। तो सारे मुस्लिम इकट्ठा होके ये जिसको एनआरसी के बाहर रखना था उसको एनआरसी का अंदर ले आया। वेरिफिकेशन में तो डायरेक्ट उसका नाम नहीं आना था एनआरसी में, लेकिन उन्होंने फ्रॉडुलेंटली एनआरसी के अंदर ले आया। और ये जो सॉफ्टवेयर बना था, जो प्रतीक हजेला ने बनवाया था, उसमें गड़बड़ था। उसमें क्वालिटी चेकिंग का कोई प्रोविजन नहीं था। वो नीचे का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिसर्स ने जो भी किया वो फाइनल था। ऊपर का ऑफिसर का कोई हाथ नहीं था कि मैं उसको देखूं, उसको चेक करूं क्या सही है कि गलत है। ऐसा कोई वहां में प्रोविजन नहीं था। क्वालिटी चेक का प्रोविजन नहीं था। इंटेंशनली किया था प्रतीक हजेला ने। और एक प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट में, जो लोकल पीपल है, आसाम का लोकल है, उसका नाम डायरेक्ट एनआरसी में एनआरसी के अंदर डाल सकते हैं। ये बहाना लेकर बहुत सारे मुस्लिमों का नाम एनआरसी के अंदर डाल दिया। उसमें नोट किया था कि ये लोग लोकल है, लेकिन वो लोग तो लोकल नहीं था, वो मुस्लिम घुसपैठिया था। उसको लोकल बनाकर एनआरसी में डाल दिया। और तीसरी बात ऐसा है, मतलब इनने जो लोकल थे, तो लोकल पॉपुलेशन के जो एरिया होते हैं अलग अलग, हाँ, अलग होता जिसमें है। मेजोरिटी लोकल की ही होती हाँ है, हाँ तो उसको आपने
मान लिया एन ब्लॉक एन ब्लॉक, उसको आपने एनआरसी में। हाँ, लोकल लोग का तो कोई प्रॉब्लम है, जो गांव लोकल का है वहां में तो लोकल ही रहता है। हाँ लेकिन ये जो घुसपैठिया का गांव है वो मेनली रिवेरन एरिया, जो नदी का छर बोलते हैं उसको, हाँ रिवेरन एरिया, वहां में बैठा हुआ हाँ, करता है। मतलब लोकल जो एरियाज रिमार्केबल थे, हाँ उनके साथ साथ इनने उन एरिया को भी कुछ इसमें डाला। हाँ, ये एरिया को डाल दिया कि ये भी लोकल है। तो ये एक एक डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया कि एक एरिया में 64,000, उसका डिस्ट्रिक्ट था एक, ये तहसील बोलते हैं, तहसील में 64,000 घुसपैठियों का नाम एज लोकल एनआरसी में आ गया, एज लोकल। वो मतलब डॉक्यूमेंट है प्रूफ के रूप में आज भी। हाँ, वो है, वो है। उसका रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ वेरिफिकेशन भी हुआ था, तो 64,000 में सिर्फ 107 को मिला है जो लोकल था, बाकी सारे के सारे घुसपैठियों का ये था। तो ऐसा करके बहुत सारे घुसपैठियों का नाम एनआरसी के अंदर चला गया। और एक है स्टाइल उसका था, ये 24 लाख डॉक्यूमेंट्स ऐसा था जिसको इशूइंग अथॉरिटी जो है उन्होंने बोला था, रिपोर्ट दिया था कि ये सब डॉक्यूमेंट हमने इशू नहीं किया है। तो अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू नहीं किया है तो ये फोर्स्ड है, डुप्लीकेट है, फर्जी थे। लेकिन उसका ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करा के मिस्टर हाजेला ने 13,20,000 13,20,000 ऐसा लोग जिसका कोई डॉक्यूमेंट था नहीं था, उसका नाम एनआरसी में डाल दिया। अच्छा, फर्जी लोगों को भी इनने डाल दिया। तो ये सब एक्चुअली मैंने ये डिटेक्ट किया था जब आफ्टर 17 में जब मैं छोड़ा था एनआरसी, 2019 का दिसंबर मंथ में मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया था गवर्नमेंट ने। उसके बाद मुझे ये सब पता चला कि ये 3 तरीका था जो जैसे एनआरसी में जिस तरह ये नाम आया था, घुसपैठियों का नाम अंदर ले आया था। तो इसमें परिवार का भी एक चेक लगाया था ना फिर? हाँ, परिवार का चेक एक हुआ था, फैमिली ट्री वेरिफिकेशन, बंक्स बिक्स ये बोलता था वेरिफिकेशन। उसका जो क्लेम होता है कि मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका पोता हूं, तो सारे के सारे जो फैमिलीज है उसका, ब्रदर्स सिस्टर्स, सबका फैमिली ट्री लेकर और उसका ऊपर मैचिंग होता था। अगर किसी का मैचिंग नहीं होता तो वो फैमिली का आदमी नहीं होता, तो वो फर्जी होता है। तो ऐसे एक वेरिफिकेशन था, ये सही डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए। तो इसमें सेम थिंग, जो मुस्लिम डाटा एंट्री ऑपरेटर था और मुस्लिम ऑफिसर्स था, उन्होंने वो मैचिंग नहीं होने से भी मैच हुआ ऐसे कुछ ये करके सबका नाम एनआरसी में डाल दिया। तो मतलब वो कंप्यूटर की जो प्रोसेस थी उसमें मैनुअल भी काम था, मैनुअल था, मुझे क्लिक करना है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैच होने से यस, मैच नहीं होने से नो। तो उन्होंने जो नो होता था, एक्चुअली मैच नहीं होता था, उसको यस बोल के डाल के अपलोड कर देते थे। तो उसमें ये क्वालिटी चेक भी नहीं था। आज यदि हम चाहें कि उसको खोल करके पुराना जो रिकॉर्ड है कंप्यूटर में उसको चेक करना चाहें, तो आज के हम चेक कर सकते हैं। हाँ, आज तो पूरा चेक कर सकते हैं।
मैंने स्टेट कोऑर्डिनेटर के दायित्व लेने के बाद ये चेकिंग किया था मैंने। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर बदलवाया था? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं बदल रहा था। देखिए, ये जब काम होता था तब तक ये लैपटॉप में काम होता था, अच्छा, लेकिन आफ्टर इट इज ओवर, वो कंप्लीशन होने के बाद वो सारे के सारे डाटा हमारे जो डाटा सेंटर उसमें आ गया, ऑफिस में। तो एक्सेस आ गया हमारा। तो मैंने चेक किया था 2300 डाटा चेक किया था, उसमें से 900 ऐसा मिला जो मैनिपुलेटेड था। अच्छा, तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बोल रहा हूँ, ये इट वाज अराउंड 40%, और 40% एरर, ये तो ह्यूमन एरर नहीं हो सकता है, ये प्री प्लान था। ये मुस्लिम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिसर्स था, और मिलकर वो लोग मिलकर ये किया था, प्लानिंग करके किया था, इसलिए 40% एरर आया। ह्यूमन एरर तो 1-2% होता है, जो भी होता है, तो 40% तो नहीं हो सकता ह्यूमन एरर। और ये सारे रिकॉर्ड अब भी है डाटा सेंटर में अवेलेबल। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर गवर्नमेंट किसी ने भी इसको चेक कर सकता है, चेक करके यही रिजल्ट मिलेगा कि वहाँ पे 40% एरर है। इसलिए फिर जब आखिरी का जो आया है रिजल्ट, उसमें कितना बचा है एनआरसी के बाहर? देखिए, 2018 में इसका जो ड्राफ्ट एनआरसी पब्लिश हुआ था, हाँ, उसमें से 40 लाख एनआरसी के बाहर था, जो विदेशी हो गया समझ। विदेशी, प्रोबेबल विदेशी। हाँ, और जब 2019 का अगस्त में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश हुआ, तब ये घटकर 19 लाख पर आ गया, 19 लाख। 19 लाख। तो 19 लाख अब एनआरसी के बाहर है, लेकिन मैंने देखा है 19 लाख में वो लोकल असमिया लोग का नाम भी है, बिहारी, मारवाड़ी, पंजाबी लोग का नाम भी है। ये मतलब कैसे भारत के लोगों के भी नाम आ गए उसमें। करीबन 1 लाख का नाम तो ऐसा डायरेक्ट है, उसका टाइटल देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब भारतीय है। 8 लाख करीब भारतीय लोगों के भी नाम उसमें आ गए। हाँ, 1 लाख शायद ऐसा है। अब बाकी तो टाइटल देखकर सबका तो ये सबको पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइटल कॉमन टाइटल होते हैं। जो भी हो, बाकी शायद 50-50 होगा, 50% मुस्लिम का नाम और 50% हिंदू का नाम बाहर में है अब तक। ठीक है। और कैग हाँ, कैग ने जो एक इसका ऑडिट किया था, उसमें भी कुछ उनने गड़बड़ियां पाई थी। हाँ, कैग का रिपोर्ट 2020 में आया था। तो उसमें ऐसा हुआ कि एनआरसी में टोटल एक्सपेंस हुआ था अराउंड 1600 करोड़, 600 करोड़, 1600 1600 करोड़, 1600 करोड़ से। तो कैग का जो रिपोर्ट आया था, तो कैग का ऑब्जर्वेशन था कि वहाँ से 260 करोड़ का ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, 260 करोड़ 260 गड़बड़ करोड़ है। का गड़बड़ है। 260 करोड़ का बीच में 155 करोड़ ऐसा था, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो तनख्वाह था उसको नहीं दिया, जो मिलना था उसको नहीं दिया। 155 करोड़ सो ऐसे ही खा गए। और इसका जिम्मेवार कैग ने प्रतीक हजेला और विप्रो कंपनी जो था उसको ठहराया। ये दो ही है रेस्पॉन्सिबल, जिसका अंदर ये करप्शन हुआ था 260 करोड़ तक का। जब भी हो, मैंने ये जो गड़बड़ था एनआरसी का, जो कि घुसपैठियों का नाम अंदर आने के बाद बोल रहा हूँ,
तो ये सारे डिटेल्स में लिख कर मैंने गवर्नमेंट को भेजा था, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ये सरप्राइजिंग ये है कि अब तक गवर्नमेंट ने इसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो बाद में जब मेरा रिटायरमेंट 22 में था, 21 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन जो बोलते हैं आईए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, वो डाल के सुप्रीम कोर्ट ने को मैंने डिटेल्स बता दिया। लेकिन अब तक वो केस का हियरिंग नहीं हुआ है। जब हियरिंग होगा तब पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट को भी कि उसका निरीक्षण में जो प्रोग्राम हुआ था एनआरसी का अपडेशन, उसमें ही बहुत सारे गलतियां है, एरर्स है, और शायद मुझे ये आशा है कि इसका करेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्शन के ऊपर कुछ बोलेगा। आपकी ये सब जो घटनाक्रम हुआ तो उसकी दिल्ली में भी कुछ रिपोर्टिंग हुई होगी होम सेक्रेटरी वगैरह को, क्योंकि एनआरसी तो होम डिपार्टमेंट का विषय है। हाँ, डेफिनेटली ये एनआरसी होता है होम डिपार्टमेंट के अंदर। जो आरजीआई है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, उसका अंदर में होता है एनआरसी का सारा प्रोसेस। तो मेरा सब सारे जितना रिपोर्ट है आरजीआई को भेजा था मैंने, और आरजीआई के जरिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर को भी ये पता होगा। और मैंने एक मीटिंग भी किया था होम सेक्रेटरी के साथ, तब अजय भल्ला थे होम सेक्रेटरी। मैंने उसको बोलने की कोशिश किया कि ये एनआरसी जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी और असम का जो अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको समझाने की कोशिश किया था मीटिंग में कि सर ये बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे घुसपैठियों का नाम इसका अंदर चला गया, तो उसको रीवेरिफिकेशन करना है। लेकिन मिस्टर अजय वाला तब का जो होम सेक्रेटरी था, इंडियन होम सेक्रेटरी, उन्होंने मेरा कोई भी नहीं सुना और मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, ये रीवेरिफिकेशन का बात छोड़ो, तुम ये फाइनल पब्लिकेशन कर दो और ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसा करो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों ऐसा बोला वो। शायद he was influenced by Mr. Hazela, my predecessor, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर भी थे और उसके पास बहुत पैसा भी था, ये भी हो सकता है। तो फिर जो भी हो, होम सेक्रेटरी ने सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली, एकदम सीरियसली नहीं लिया, लाइटली लिया है। और जो ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ इतना बड़ा ये एक सेंसिटिव इश्यू है, उसको क्यों वो ऐसे लिया मुझे पता नहीं। लेकिन अब तक उसका बात छोड़िए, अब तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अब भी कुछ नहीं किया इसके बारे में। जो पॉलिटिकली हमारा जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, वो बोलते हैं, मीटिंग में बोलते हैं, प्रेस के सामने बोलते हैं कि हमको रीवेरिफिकेशन चाहिए। लेकिन उसको कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डालना है कि रीवेरिफिकेशन, क्योंकि ये सब काम सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का परमिशन तो लेना ही है। लेकिन अब तक कोई एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीवेरिफिकेशन के ऊपर नहीं दिया है। क्योंकि मेरे ख्याल से असम के बांग्लादेश से सटे हुए काफी जिले मुस्लिम बहुल हो चुके होंगे। देखिए, लोअर असम या यहाँ असम को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। अपर असम, जहाँ ये घुसपैठियों का प्रभाव ज्यादा नहीं है, 1-2 जिले में है।
मिडिल असम उसमें घुसपैठिया भर गया। लोअर असम ऑलमोस्ट 80% मैंने घुसपैठिया उधर। आसामीज लोकल बहुत कम है इधर। तो अगर आप सेंसस का फिगर का प्रोजेक्शन देखें, 21 में तो सेंसस नहीं हुआ था, 11 का जो सेंसस उसका प्रोजेक्शन अगर देखें आप, आसाम में अब मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो गया। पहले ये 12-13% था, 40% हो गया। और 10-15 साल के अंदर तो ये वो मेजॉरिटी हो जाएगा। मतलब जो एक तो टेक्निकल बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है कि मैनुअल उसमें गुंजाइश था सॉफ्टवेयर में, जो कि नहीं होना चाहिए था। विप्रो ने जो लास्ट एंड पॉइंट वो जो दिया वो ह्यूमन मैन को दिया, मतलब आखिरी में मैनुअल टिकिंग था कि वेदर यस और नो। देखिए, मैनुअल तो किसी ना किसी स्टेज में होना ही था, क्योंकि कंप्यूटर तो आदमी को ढूंढ नहीं सकते ना। कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जा सकते हैं, और इनपुट कौन करेगा? मैनुअली होगा। लेकिन मुझे ये नहीं, मेरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि अब इतने फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि यदि फैमिली ट्री मिसमैच हो रहा है तो वो क्लियरली उसको डिस्कार्ड करने का पावर सॉफ्टवेयर को जाना चाहिए था, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन का गुंजाइश नहीं देना चाहिए था, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं होता, क्योंकि देखिए एनआरसी में अराउंड 6 करोड़ डॉक्यूमेंट्स आया था। उसके बाद एडिशनल 2-3 करोड़ आया ये फैमिली ट्री का शेप में। तो ये डिजिटाइज नहीं था। तो डिजिटाइज होने से तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन ये डिजिटाइज नहीं था, वो सिर्फ स्कैन करके लाया गया था, हार्ड कॉपी था। तो मैनुअल तो होना ही था, लेकिन उसमें क्वालिटी चेक होना था। क्वालिटी चेक नहीं किया। और मैंने मिस्टर हाजेला से ये भी आर्गुमेंट किया था कि क्योंकि इसमें क्वालिटी चेक नहीं किया तो एरर तो आ गया, उसको रीवेरिफिकेशन करना है। लेकिन हाजेला ने नकार दिया मेरा जो एडवाइस था। उसके बाद ही मैं निकल आया था एनआरसी से खुद। बेसिकली मुझे ये सस्पिशन है कि प्रतीक हाजेला ने, उसका इंटेंशन ही ऐसा था कि घुसपैठियों का नाम अंदर लाना है। क्योंकि आप देखिए, ये जो लोकल प्रोविजन था, लोकल होने से अंदर आता है, एनआरसी के अंदर आ सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील में वो एरर तो उसका सामने आ गया, 64,000 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड, हाँ, रिकॉर्ड में आ गया। तो उसका बाद में ये जरूरी था कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा सिमिलर एक्सरसाइज हो, चेक करो कि वहां पे भी हुआ कि नहीं। प्रतीक हाजेला ने नहीं किया, सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया, उसका तो अपना ही काम है। और ये जो डॉक्यूमेंट नहीं होने से भी 13 लाख को अंदर ले गया। तो उसका मेन इंटेंशन था कि लोगों का नाम, घुसपैठियों का नाम एनआरसी के अंदर लाना है। इंटेंशन ही मेलाफाइड इंटेंशन था। और मेरा यही सस्पिशन है, क्योंकि आसाम को मुस्लिम स्टेट बनाने का बहुत पुराना प्लानिंग है, लास्ट जो सेंचुरी से ही है ये। तो इसका पार्ट है ये। और शायद मिडिल ईस्ट से भी पैसा आया था, वहां से भी इन्वेस्टमेंट हुआ था इधर, मुस्लिमों का नाम एनआरसी के अंदर लाने के लिए। मतलब ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो एक प्रकार से बहुत हाई लेवल का जांच की जरूरत है इसकी।
बहुत बड़ा थ्रेट है। ये देखिए, आप अगर पुलिस रिकॉर्ड यहाँ का असम का देखते हैं तो कल कल या परसों या ये एनआईए का टीम आया था असम में, अलकायदा का लिंक ढूंढने के लिए। हाँ, तो बांग्लादेश का एक ये है आतंकवादी, ये है जेएमएम, जेबीबी भी एक है। बहुत सारे आतंकवादी और अलकायदा जैसा ऑर्गेनाइजेशन असम में ऑलरेडी घुस गया थ्रू दिस मुस्लिम पॉपुलेशन। और ये मुस्लिम लोग, ऐसा होता है, ये जो ओबीडियंस है उसका, वो भारत के लिए नहीं होता है। एलिजियंस जो होता है वो इस्लाम के लिए होता है। ठीक बात। कोई भी देश के लिए वो नहीं सोचते, वो इस्लाम के लिए सोचते हैं। और उसका जो नंबर बहुत फास्ट बढ़ रहा है, क्योंकि वो 3 साल बीबिया होते हैं, उसका 30-40 बच्चे होता है, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, तो ये दोनों मिलाकर ये 40% हो गया। तो ये देश के लिए बहुत खतरा का बात है, बहुत खतरा का बात है। और इसलिए इसका इंक्वायरी सीबीआई और एनआईए के जरिए होना चाहिए। ये आपने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया उसमें ये बात बोली है? नहीं, ये बात तो नहीं बोला है, क्योंकि ये सब बातें बाद में आया था, क्योंकि इसका एनालिसिस भी बाद में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट शायद ये इजीली नहीं ले पाता है, क्योंकि ये पुलिस का बात है, जो सिक्योरिटी एजेंसी का बात है, उसका रिपोर्ट ही ये सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। बाकी लोगों का रिपोर्ट वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो आपने मिस्टर हाजेला के अगेंस्ट कोई ऑफिशियल इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी चालू करने के लिए कुछ प्रयास किया था? हाँ, मैंने 2 एफआईआर डाले थे, एक सीआईडी में और एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। लेकिन ये अफसोस का बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको अब तक रजिस्टर नहीं किया है। 2021 में मैंने दिया था ये एफआईआर। मतलब सीएजी ने तो रिकमेंड किया ही है और आपने भी अपने पर्सनल लेवल पे भी डायरेक्ट प्रयास किया है। सीएजी भी प्रतीक हजेला और विप्रो के अगेंस्ट में उसका पैनल प्रोविजन का यूज का बारे में बोला था। और मैं भी 2 एफआईआर डाला था, दोनों का रजिस्टर नहीं हुआ। पब्लिक का तरफ से और 3 एफआईआर डाला गया है, वो भी रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ये तो सरप्राइजिंग है, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी तो ये है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। हाँ, ये भी एक बात है कि सीएजी के रिपोर्ट के बाद जो प्रोसीड्यूर है, मिस्टर हाजेला को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने खड़ा होना था, उसको जवाब देना था कैसे हुआ ये 260 करोड़ का घटोला। लेकिन इससे बचाकर गवर्नमेंट ने प्रतीक हजेला को वॉलंटरी रिटायरमेंट में भेज दिया। तो अब उसका रिटायरमेंट हो गया, वो तो गवर्नमेंट सामने नहीं रहा अब, तो उसके अगेंस्ट में वो तो इंक्वायरी नहीं होगा। सीएजी वाला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला ये नहीं होने वाला है, वो ऐसे भी उसको बचा दिया गया है। तो रिटायरमेंट को लगभग कितना टाइम बाकी था उनके? 7-8 साल होगा उसका। तो ये हमने असम के ही एक जो एनआरसी में शामिल ऑफिसर थे शर्मा जी, उनसे एनआरसी में हुई गड़बड़ियों के अंदर की बातें कुछ समझी हैं। आगे शर्मा जी इस आंदोलन में लगातार साथ हैं, इनके आग्रह पर ही अपन ने ये आंदोलन और यहाँ पर शुरू किया है।
और हम सब उम्मीद करेंगे कि शर्मा जी की जो तकलीफ है कि कैसे घुसपैठिए एनआरसी में शामिल हो गए और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है, हम सब इनको भरोसा दिला रहे हैं कि हम प्रयास करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो इन घुसपैठियों को फिर से ढूंढ के बाहर करे और यहाँ पर जो संशोधन हो गया था संविधान में 71 और 51 वाला, उसको भी ठीक करके वो जो आधे घुसपैठिए हैं उनको भी बाहर करें। और इसी के साथ हम शर्मा जी को हाँ 6A को भी हटा करके और यहाँ की नागरिकता की तारीख भी पूरे देश के समान ही 51 ही रखें। देखिए, ये सिर्फ आसाम का बात नहीं है। एक्चुअली जो खतरे के बात हो रहा है, घुसपैठिया का खतरा सारे भारत देश को है, क्योंकि मेनली ये लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये लोग आसाम और बंगाल से इंडिया आते हैं और यहाँ से दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल भी हो सकता है, झारखंड में बहुत सारा गया है। अभी रिपोर्ट आई मुंबई में भी काफी। हाँ, ये रूट लेकर वहां चला जाते हैं और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं आसाम का, तो ये तो पूरा इंडिया को खा जाएगा। मतलब संसद में 370 की तरह 6A के लिए भी हाँ, 370 की तर्ज पे ही 6A का भी प्रावधान 6A भी को खारिज करना पड़ेगा। हाँ, 6A जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था, उसको खारिज करना जरूरी है, क्योंकि देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि विदेशी और विदेशी का कट ऑफ डेट है 19 जुलाई 1948। तो इंडिया का सारे राज्यों में 1948 कट ऑफ ईयर है, असम में हो गया 1971। तो पाकिस्तानी लोग उसको ये 6A जो प्रोविजन है, उन्होंने सिटीजनशिप दे दिया। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारा अपना जो सिटीजन है, जेन्युइन सिटीजन है, उसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा है और आ गया 30-40 लाख आ गया पाकिस्तान से, और सेम जो राइट उनको मिला है। और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब पार्टीशन हुआ था तब राइटिंग हुआ था दोनों देशों में, इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में। तब कुछ लोग रिफ्यूजी बने थे। पाकिस्तान में मेनली हिंदू, जैन, सिख, ये धर्म लोगों का बहुत ये हुआ था, कत्लेआम हुआ था। तो वो लोग रिफ्यूजी बन के इंडिया आ गया। तो ये इंडिया का दायित्व था कि उसको हम संभाले, उसको हम सिटीजनशिप भी दे, जो काम में आ गया। पाकिस्तान से मुस्लिम लोग यहां रिफ्यूजी बन के आ सकते हैं क्या? वो तो रिफ्यूजी नहीं होगा ना, सही, वो घुसपैठिया है। उसका एम है आसाम को मुस्लिम स्टेट बनाना है, ये प्लानिंग है। तो ये 6A जब हुआ था तब ये और ये जब आसाम में कट हुआ था, तब ये बात किसी को ख्याल में नहीं आया कि घुसपैठिया और रिफ्यूजी का बीच में डिफरेंस है। अगर ये आसाम अकॉर्ड में सिर्फ रिफ्यूजी को अगर दिया होता ये सिटीजनशिप, तो कोई प्रॉब्लम का बात ही नहीं था। लेकिन वो सिटीजनशिप दे दिया घुसपैठियों को। ये बड़ा बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
ये ब्लंडर था। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि तब था कांग्रेस का गवर्नमेंट, राजीव गांधी का गवर्नमेंट, उससे पहले इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, और मुस्लिम उसका वोट बैंक था और मेजोरिटी मुस्लिम है। ये जो बांग्लादेश और तब ईस्ट पाकिस्तान में से जितने यहाँ आए हैं 70 to 80% मुस्लिम है। पर अभी तो ये भाजपा का यहाँ पर राज आ गया है, भाजपा का तो वोट बैंक नहीं है मुस्लिम, फिर क्यों भाजपा इसके प्रति सीरियस नहीं है? आप बोल रहे हैं कि उसका वोट बैंक नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि ये अभी ये यहाँ सामूगुड़ी में बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पे तो बीजेपी मुस्लिम का वोट के पीछे दौड़ रहा है। मुस्लिम वोट के पीछे बीजेपी जा रहा है अब। तो ये पॉलिटिक्स का बात है, ये नीति, उसका जो नीति था वो अब शायद नहीं है। हिंदुओं के बारे में कुछ अच्छा करना है, ये जो बीजेपी का नीति था शायद अब नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंग है ना। तो पावर में रहना है तो मुस्लिम का भी वोट चाहिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये देश के लिए बहुत खतरे का बात हो गया है। ये बात सबको समझना चाहिए और इसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, आगे भी अपन इस विषय पे समझते रहेंगे। अभी कल हम लोग यहाँ से लौटेंगे, अगली बार फिर जल्दी आके आपसे मिलेंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब वहाँ मध्य प्रदेश में या कहीं और भी इसको आंदोलन होते हैं तो लोगों को ये बात आप सीधे आके समझा सकते हैं, हम आपको बुलाएंगे। हाँ, जरूर जाएंगे, जरूर। धन्यवाद।